हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिवोल्यूशनरी एक्शंस इन इंडिया ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। और उसमें हम लोग काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। तो आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि इस रिवोल्यूशनरी ट्रेन में काकोरी कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद आगे क्या होता है, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि काकोरी में जो 3 लोग थे, सॉरी 4 लोग थे, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लारी और ठाकुर रोशन सिंह। तो इन चारों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। और इनके जो लॉयर थे जो इनका केस लड़े थे, इनका नाम था चंद्र भानुगुप्त, और इस चीज़ के लिए इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी, राइट। तो ये यहाँ तक हमने बात कर लिया। द मेंबर ऑफ HRA हु हैड escaped अरेस्ट met in फिरोज शाह कोटला इन अ सीक्रेट मीटिंग. The decision to gather scattered revolution was taken. In this meeting, United Province were represented by शिव शर्मा. तो होता क्या है कि आपको पता होगा कि काकोरी कांड के बाद जब इन चारों को फांसी दे दी जाती है तो कई सारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग जो हैं वो वहाँ से भाग लेते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं, और फिर ये सभी मिलके आपके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मिलते हैं और वहाँ पे ये तय करते हैं कि इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे ले जाना है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी से रिप्रेजेंट करने वाले कौन रहते हैं, तो एक रहते हैं शिव शर्मा, दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा, तीसरे हैं जयदेव कपूर, और पंजाब से कौन रिप्रेजेंट करता है, तो पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं भगत सिंह और सुखदेव। तो ये तो आपके 2 फेमस रिवोल्यूशनरी थे जो पंजाब से थे। बाकी यूपी से आपके शिव शर्मा हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं और जयदेव कपूर हैं। यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया कि HRA का जो नाम है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया जाएगा। ये जो सोशलिस्ट शब्द इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जुड़ा है तो इसका एक बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। अब क्या हो गया कि अब तक हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था, जिसे कोई अभी तक दिशा नहीं मिल रही थी, उसे अब विचारधारा की दिशा मिल गई, और अब ये एक और ज़्यादा संगठित क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये अब ये एक न सिर्फ एक क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई को सपोर्ट करने के लिए एक आंदोलन बस रह गया, बल्कि एक ऐसी संस्था बन गई जिससे कि ये भारत, आगे का भारत, अगर भारत आज़ाद होगा तो उस भारत की रूपरेखा कैसी होगी उसकी भी इस एसोसिएशन ने पहले ही तय कर लिया था। इस चीज़ को यहाँ पे रीड किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। इस इनिशिएटिव को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लाया था, और यहाँ पे जो सेंट्रल कमेटी का जो गठन किया गया था वहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, शिव शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल, फणींद्र नाथ घोष इस सेंट्रल कमेटी में अपॉइंट हुए थे, यानी कि नियुक्त हुए थे। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो आपका आगरा में था। उसके बाद क्या होता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत क्यों आता है, तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आता है क्योंकि भारत उस समय मांग चल रही थी कि एक संवैधानिक सुधार की घोषणा की जाती है, ठीक है। एक संवैधानिक सुधार की एक मांग रखी जाती है। तो यहाँ पे ही मैं बता दे रहा हूँ 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आता है, और इसको भारत लाने का
क्यों उद्देश्य किस उद्देश्य से भारत आता है वो भी मैं बताता हूँ, और क्यों लाया गया था, क्या मतलब इसका हुआ वो भी बताता हूँ। तो होता क्या है कि अंग्रेजी सरकार क्या करती है कि हर 10 साल पे वो एक रिव्यू करती थी कि हर 10 साल बाद भारत के लिए एक संवैधानिक सुधार लाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथा आपकी चल रही थी 1899 के, सॉरी 92 से चल रही थी। ठीक है, 1892 के बाद जो अगला संवैधानिक सुधार आया वो 1909 में आया है। इसके बाद इसके 10 साल बाद जो संवैधानिक सुधार आया वो 1919 में आया था। और प्रस्तावित ये था कि जो अगला संवैधानिक सुधार होगा वो आपका 1929 में होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ब्रिटेन में जो है आपकी लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है, और मतलब सरकार नहीं बनती, वहाँ पे एक तरह से चुनाव आता है, और वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी को ये डर रहता है कि कहीं लेबर पार्टी की सरकार ना आ जाए, तो इस वजह से जल्दबाजी में यहाँ पे एक रिव्यू कमेटी को भेजा जाता है, और इस कमेटी को हेड करता है सर जॉन साइमन। ठीक है, और ये जो साइमन कमीशन रहता है, इसमें एक भी भारतीय नहीं रहता है, जबकि इसका उद्देश्य क्या रहता है, उसका उद्देश्य ये रहता है भारतीयों के लिए एक संविधान बनाए। तो ये बड़ा ही अजीब सा ये स्थिति बन जाती है कि अब भारत के लिए आप संविधान बना रहे हो और उसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो ये क्या बात है, तो इसी चीज़ को लेकर भारतीय लोग जो थे वो अपना विरोध प्रकट करते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, और यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ठीक है, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। इसी तरह के एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब में। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इस रैली के खिलाफ अंग्रेज़ी सरकार जो है बड़ा ही ब्रूटल क्रैकडाउन करती है, और इसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया जाता है। ठीक है, लाठी चार्ज किया जाता है, और इस लाठी चार्ज में इनको बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जब चीज़ हो जाती है, ये जब कांड होता है, तो इसकी वजह से जो हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो युवा रहते हैं, वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक है, आपने ये कर दिया, अब हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तय होता है कि जो इस लाठी चार्ज का आदेश देता है उसका नाम रहता है सैंडर्स। ठीक है, सैंडर्स। तो इस सैंडर्स को मारने का प्लानिंग किया जाता है HSRA द्वारा। ठीक है, और ये कहा जाता है हमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेना है, और इस सैंडर्स की हत्या करके हम इसका बदला लेंगे। और इसकी जो योजना है वो चंद्रशेखर आज़ाद बनाते हैं, इसके अलावा भगत सिंह बनाते हैं, इसके अलावा इनके साथ ही रहते हैं सुखदेव, राजगुरु, और जयदेव कपूर। ये सभी तय करते हैं कि इस सैंडर्स की हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और फिर अब पूरे प्लानिंग के साथ अब इसकी जो है अंजाम दिया जाएगा। तो वही चीज़ है कि अब HSRA के मेंबर ने इसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और उसके साथियों ने ये सब किया था,
और यहाँ पे सैंडर्स की 19 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी जाती है। ठीक है, गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो सैंडर्स का जो वध होता है, सैंडर्स के वध के बाद क्या होता है कि जो क्रांतिकारियों का जो मोराल है, जो उनका जिसे हम कहते हैं कि उनके अंदर की जो मनोभावना है उनका उसमें काफ़ी इजाफा होता है। ठीक है, और इस चीज़ को अब ये तय करते हैं कि इस चीज़ को अब हम और ज़्यादा पब्लिक के बीच में ले जाएंगे, और जो अब तक हमारा सीक्रेट तरीके से काम चल रहा था उसके खिलाफ अब हम मतलब उसके खिलाफ जाकर हम पूरे मासेस में अपना कैंपेन चलाएंगे। और इसीलिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो दिल्ली में थी वहाँ पे पर्चे बांटे और वहाँ पे बम फेंक दिया। और तो इस काम की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लेते हैं, और ये घटना होती है 9 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसी समय ये वहीं पे सरेंडर भी कर देते हैं। तो इस काम में जो इस योजना में जो इनका साथ देते हैं यूपी के 2 लोग रहते हैं, वो शिव प्रसाद शर्मा और जयदेव कपूर, ये दोनों इनका काफ़ी ज़्यादा प्रमुख रूप से नाम आता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के मामले में भी इनको काफ़ी ज़्यादा केस चलाया जाता है। और शिव शर्मा और जयदेव कपूर जो है इन्हें सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, और जो बाकी के अभियुक्त थे उनको आजीवन कारावास दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को फिर भी नहीं पकड़ा जाता है, और उन्हें 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली, ताकि अंग्रेज इनकी शव को प्राप्त न कर सके। तो जो अल्फ्रेड पार्क ये है, अल्फ्रेड पार्क ये आपका प्रयागराज में पड़ता है। और तो ये पूरा क्रांतिकारी आंदोलन इस तरह से हमारा में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके अलावा आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो आपका 1930 से लेकर 1934 तक चलता है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 से 45 तक चलता है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपको पता होगा, और इसके बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, कि ये दोनों ही मूवमेंट को गांधी जी चलाते हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा था। मेन चीज़ ये है कि सिविल डिसोबीडियंस इसलिए लाया गया था क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या साइमन कमीशन का जो अनुशंसा थी उससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो अटेंड ही नहीं किए, किसी तरह से गांधी इम्पैक्ट हुआ, तो वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और जो कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल रिज़ल्ट नहीं आता है, और गांधी जी फिर से इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं, और वो अंग्रेज़ जो है
बड़ी बेतरतीब तरीके से मतलब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, 1,20,000 आंदोलनकारियों जिसमें गांधी जी और सरदार पटेल भी सम्मिलित थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में ये होता है कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्री मतलब ये सारी चीज़ जब कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 में वो होती है, फॉर्म होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जिसमें कि 6 राज्यों में इनकी सरकार बनती है, तो वहाँ पे जो है इन सभी को जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था। तो इसके बाद अगला जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।